अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आज शुबह चश्म के हवाले से। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं इसकी लपेट में हैं, तो हमें खासी एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई वबा ऐसी आती है तो पहले हम लोगों की जानिब से कोशिश ये की जाती है कि हम घर में जो टोटके हैं उनका इस्तेमाल करें और किसी ना किसी तरह हमें उन टोटकों से ही रिलीफ हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पर आप डॉक्टर को देखें और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, प्रॉपर मेडिसिन इस हवाले से लें और कोशिश ये करें कि अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट ज़रूर करें, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं जिनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी कम है। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब पर, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई वबा आती है तो हम लोग बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। हम अपने ऑफिस भी आ रहे होते हैं, लोगों से भी मिलजुल रहे होते हैं और यही कहा जाता है कि कुछ भी नहीं होगा, ये वायरस इस तरह से नहीं फैलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म का जो फिजिकल इंटरेक्शन है, आप अगर किसी से हाथ भी मिला रहे हैं तो वो जो एलर्जी है, वो जो एक वायरस है, वो इसी तरह से ट्रैवल कर रहा है और तमाम लोगों के दरमियान इस वक्त फैलता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इस मैसेज के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। डील और रिलीफ के शोर में नून लीग नया बयानिया बना पाएगा? पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बाबर आजम अपनी टीम के दिफा में डट गए और महंगाई ने अवाम के कड़ाके निकाल दिए। और निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एक बयान दिया जिस पर जैसे नून लीग की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया तो फिर वो फौरन इस बयान से पीछे हट गए। सरफराज बुगटी की जानिब से कहा गया था कि नवाज शरीफ को अदालत से जमानत अगर नहीं मिलती तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए किसी बड़ी फोर्स की जरूरत नहीं होती। यह बयान देने की देर थी कि नून लीग की जानिब से फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया और राना सनाउल्लाह ने इस बयान को हद से तजावुज करार दिया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरफराज बुगटी को बयान देने से पहले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लेना चाहिए, जिसके बाद सरफराज बुगटी की जानिब से जारी वजाहती बयान में यह कहा गया कि उनके बयान को सयाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया है। निगरान हुकूमत का कोई भी सियासी एजेंडा नहीं है और ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम का एक बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने की तैयारियों में इस वक्त मशगूल है और वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक ही सलूक किया जाएगा, जो कि बनता भी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ये कह रहे हैं कि वो यकीन दिलाते हैं कि जो इंतखाबी अमल है मुकम्मल साफ हो, शफाफ हो, आज़ादाना हो, जबकि इंतखाबी अमल में इंतज़ामी सतह पर किसी भी ख़ास ग्रुप की वो हिमायत नहीं करेंगे, किसी की भी मुखालफत नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब नैब एक बार फिर से एक्टिव दिखाई दे रही है, जहाँ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वजीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ असासा जात केस दोबारा से खुल गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिकॉर्ड जमा होने के बाद इसहाक डार को नोटिस जारी करके 10 अक्टूबर को तलब कर लिया है, जबकि कराची की एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और अदालत की जानिब से आसिम हुसैन समेत 8 मुलजिमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत जारी की गई हैं। उधर उकाड़ा की मकामी अदालत ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन हुकाम के हवाले किया है। यानी शाहिदीन ये बता रहे हैं कि खावर मानिका को जब अदालत में लाया गया तो हथकड़ी लगाकर पेश किया गया, लेकिन जब वापस ले जाया जा रहा था तो गाड़ी में बिठाते हुए उनकी हथकड़ी उतार दी गई थी। सहाफ़ियों से उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की, जिसमें खावर मानिका ने कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने वहाँ एक दरबार बनाया है, वहाँ दुकानें 60 साल से हैं जो कि कब्रिस्तानों से मुल्हिका होती हैं। उधर एहतसाब अदालत की जानिब से तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई है। और फिर जो 2-3 रोज़ से हम देख रहे हैं जो मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवा का रुख तब्दील होता नज़र आ रहा है। रिलीफ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो FIA ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुँचाया, जहाँ कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 40 साल उन्होंने सियासत की, 39 साल एक भी पर्चा उन पर नहीं हुआ था, लेकिन 1 साल में
हालात ऐसे बदले हैं कि उन्होंने कोर्ट कचहरी देख ली, उन्हें दहशतगर्द भी बना दिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अभी तक बर्फ़ पिघली है या नहीं पिघली है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो भी बेगुनाह हैं उन्हें रिहाई ज़रूर मिलनी चाहिए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब ने मैं ज्वाइन किया। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है निगरान हुकूमत को इस तरह के बयानात देने के हवाले से, और फिर ऐसा क्या प्रेशर था कि जो निगरान वज़ीर दाखिला है सरफराज बुगटी, उन्हें अपने बयान की वजाहत देने भी फ़ौरन सामने आना पड़ा? बहुत शुक्रिया। ऊपर जो है वो सरफराज बुगटी का आपने जो बयान था वो बयान नहीं था, बल्कि एक मौजूदे पर मबनी सवाल था जिसका उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, वो सवाल क्या था कि अगर अदालतों से जो है वो जमानत नहीं मिलती साबिक वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो जब मफरूजे पर सवाल हुआ तो मफरूजे पर उन्होंने जवाब दिया कि जारी बात है, कानून के मुताबिक अगर जमानत नहीं मिलती उनको तो वो कंविक्ट है तो वो सजा मिलेगी। यही सारी चीज हुई है। और दूसरा, मुझे अपनी आवाज दोबारा सुनाई दे रही है कि जी, मैं टीम से कह देता हूँ वो इसको ठीक करें, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस सरफराज बुगटी साहब का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट का एक क्लिप अगर आप देखें तो उस पर तो जाते हुए ऐसे लगता है कि जैसे वो नवाज शरीफ को गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पूरा प्रोग्राम देखें, वो हमारा एयर का प्रोग्राम था घर बुखारी करना था, तो उसमें उन्होंने ये बातें दी थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस खिते के बड़े लीडर हैं, जिनको मालूम था कि वो गिरफ्तार होंगे और वो उसके बावजूद अपनी बेटी के साथ वतन वापस आएंगे। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत के हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा कि वो मियां साहब जो है वो 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पाकिस्तान आना चाहिए, उनको पाकिस्तान से फैसला करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ओवर रिएक्ट किया है मरियम और ये साहिबा ने। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरी इतलाक है, राना सनाउल्लाह साहब की और सरफराज बुगटी साहब की आपस में बातचीत हो चुकी है, उनका बाइट किया गया और राना साहब ने जो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया सरकार के मुताबिक, तो उस पर भी उन्होंने माजरत की है। ये मेरी इतलाक है। ठीक है, तो लेकिन हसन साहब, बड़ा जिस तरह का रिस्पॉन्ड हमने देखा राना सनाउल्लाह का, जिस तरह से उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि शेख रशीद का हाल आप देख लें, तो इससे क्या तासुर फिर जाता है? जो पुराना एक सियासी रवैया है वो इन तमाम सियासी जमातों का तब्दील नहीं होता, और इसी तरह लगता है कि जब इक़्तिदार में आएंगे तो हो सकता है फिर निगरान सेटअप के हवाले से भी कोई इंतकामी सियासी कार्रवाइयां करें। नहीं, वो बुलंद के ऊपर राना साहब की चाहत है शेख रशीद के लिए। वो शेख रशीद अहमद के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करते हुए कभी भी रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है। आपने कितनी मरतबा सुना था? कम से कम 50 मरतबा तो मैंने सुना है राना सनाउल्लाह साहब को कि वो शेख रशीद साहब को इंडिया का शैतान कहती है और मुसलसल कहते हैं। तो शेख रशीद साहब जब वज़ीर दाखिला थे तब भी उनको इसी नाम से पुकारते थे। तो आज तो वो शेख रशीद साहब ऐसे ही रूपोश है, तो शेख रशीद के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग वो क्यों नहीं करेंगे? तो जहां तक मामला है सरफराज बुगटी साहब का, तो सरफराज बुगटी और राना सनाउल्लाह का व्हाइट फ्लैग हो चुका है। मैं बता रहा हूँ, बड़ी यकीन से बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम देखते आए हैं ख्वाजा आसिफ के बयानात या मुस्लिम लीग नून के जो दूसरे रहनुमा हैं वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि ज़ीरो रिस्क फैक्टर होगा इस वक्त मियां साहब की जो वापसी जब होगी, गिरफ्तार हम नहीं चाहते कि वो दोबारा गिरफ्तार हो। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचते साथ ही गिरफ्तार होंगे या पहले जमानत करवाई जाएगी, तमाम चीजें मैनेज करके आएंगे? 100% वो अदालतों को रिव्यू करेंगे। अब उनके लिए जो मुतल्लिका हाईकोर्ट बनती है वो तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, ठीक है। लेकिन हिफाजती जमानत के लिए वो लाहौर हाईकोर्ट से भी रिव्यू कर सकते हैं, सिंध हाईकोर्ट से भी रिव्यू कर सकते हैं, गुलबर्गा हाईकोर्ट से भी रिव्यू कर सकते हैं और पेशावर हाईकोर्ट से भी रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वो दोनों में से एक हाईकोर्ट में जाएंगे, या वो लाहौर में जाएंगे या वो इस्लामाबाद में जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि नवाज शरीफ, आपको क्या लगता है कि वो वापस गिरफ्तार होने के लिए आ रहे हैं? अगर आपको ये लगता है तो वो फिर यू नीड टू वेक अप। मेरे ख्याल के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए अब कोई रुकावट नहीं है वापसी की, वो उन्होंने गिरफ्तार होना है और ही ऑल सेट टू कम। और नवाज शरीफ न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पे वापस आ रहे हैं बल्कि भरपूर ताकत से आ रहे हैं। भरपूर ताकत से मुराद कि कोई रुकावट उनके रास्ते में खड़ी नहीं होगी। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून में भी एक वो नई जान लेकर आई है, उसकी बुनियादी वजूहत है। तो पाकिस्तान के अवाम 2-3 ऐसे निजान है जिनकी बात सुनती है और उनमें से एक नवाज शरीफ है। ठीक है हसन साहब, जिस तरह से हवाओं का रुख हम कुछ बदलता देख रहे हैं, जो नवाज शरीफ की तरफ से एक सख्त बयानिया बनाया गया कुछ दिन पहले, आपको लग रहा है कि उसी की बेसिस पर ये जो नैब केसेस हैं दोबारा से खुले हैं,
ये तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ मामला हमें तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। इसहाक डार के हवाले से, डॉक्टर आसिम के हवाले से दोबारा केसेस खुल रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के लोगों की जमानतों के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं। हालांकि अभी तक कोई रिहाई किसी की नहीं हो सकी, लेकिन मामलात आपको कुछ तब्दील होते दिखाए नवाज शरीफ की उस सख्त स्टेटमेंट के बाद? देखिए जी, बात यह है कि बड़ी वाज़ेह फोटो पर बता रहा हूँ कि दो लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो है उन्होंने कहा कि अपना बयानिया बनाया है ललन के, उसके ऊपर शायद एस्टैब्लिशमेंट में और मुस्तफी नवाज में बड़ा खिलाफ हो गया है और शहबाज शरीफ साहब शायद इसी वजह से दोबारा लंदन गए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। एक तो शहबाज साहब जो लंदन गए थे वो किसी और सब्जेक्ट से मुलाकात कैजुअल होगी थी, जिससे वो काफी अच्छे से मुलाकात करना चाह रहे थे। ये मैंने पहले दिन बता दिया था जिस दिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ से लंदन रवाना हुए थे, तो ये उस मुलाकात के लिए गए थे। उसका कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, ना ही किसी किस्म की नाराजगी का इजहार एस्टैब्लिशमेंट की जानब से किया गया बजरिया शहबाज शरीफ साहब। मैं आपको ये बात बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ कि देयर आर अराउंड 12 ब्रिजेस बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड नवाज शरीफ। तो उसको एस्टैब्लिशमेंट को भूखे शहबाज शरीफ जाने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी चीज ये है जी कि अगर आप समझती हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के मामला तय हो चुके हैं, तो फिर भी मुझे बहुत गहरे बात पर ताजुब होगा कि कौन सी ऐसी वजह है जिससे आप ये कह सकते हैं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस लोगों को रिलीफ मिलेगा। कल रात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि 9 मई बाय डिजाइन था और 9 मई के मुलव्वस किसी एक शख्स को भी रिलीफ या सहूलतकारी फराहम नहीं होगी। तो बात यह है कि सहूलतकारी का दौर खत्म हो चुका है, मॉडल चीफ जस्टिस ममता बंगाल रिटायर हो चुके हैं और अब जो है लेकिन जिस तरह से मोहम्मद अली दुरानी हमें इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि बैकडोर कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ बेहतरी हो सकती है, चेयरमैन पीटीआई को अनकरीब रिहाई मिल सकती है? और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, हमें तमाम जमातें बशमूल चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में जाते नजर आ रहे हैं? नहीं, बात सुने, चेयरमैन पीटीआई के साथ कौन सी डील है? मोहम्मद अली दुरानी साहब को नहीं समझ रहे हैं। वो उनकी सिर्फ अपनी सोल एफर्ट है, उसके अंदर देखो दो फील्ड है ना, एक पीटीआई है, दूसरा पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है जी। वो सिर्फ पीटीआई के साथ बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने बात ही नहीं की, ना ही एस्टैब्लिशमेंट ने उनको मैंडेट दिया है। तो बात यह है कि ना कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ डील हो रही है और ना ही आने वाले कई माह में डील होने का कोई दूर तक इम्कान नहीं है। ठीक है, तो अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में हम जो इख्तलाफात एक देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये बात कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले ये बातें मरीम नवाज कर रही थी, अब पीपल्स पार्टी को करनी पड़ रही हैं। तो पीपल्स पार्टी का जो शिकवा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है कि वो अब इस वक्त में उन्हें छोड़े हैं, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड बड़ी अच्छी मिल रही है, या फिर ये जो गिला है ये डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट से है और सामने सिर्फ नून लीग को रखा जा रहा है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से भी हो सकता है, लेकिन उनका मेन गिला जो है वो निगरान हुकूमतों से भी है, निगरान हुकूमतों से और एस्टैब्लिशमेंट से। उनकी ख्वाहिश क्या थी? पीपल्स पार्टी चाहती थी कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टुकड़े होंगे, चाहे पंजाब के अंदर, चाहे केपी के अंदर, चाहे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो तमाम के तमाम हिस्सों को उठाकर पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया जाए। अच्छा, हुआ क्या? एक खबर पाकिस्तान पार्टी बन गई, उधर से केपी ने प्रदेश पार्टी बना दी। अब जो आपकी निगरानी गिनती है, वहां उन्होंने लोग शामिल करवाए मुस्लिम लीग नून में, वहां उन्होंने लोग शामिल कराए, वापस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो इस पर पीपल्स पार्टी सीखा है, उसकी ख्वाहिश थी तो उससे ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुजाहिदीन का छोड़ने वालों का। वो हुआ नहीं। अगर वो हो जाता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब के पोजीशन कार्य के मुकाबले में रिप्रेजेंट बहुत बेहतर हो जाना था और केपी के लिए आ जाती तो उनकी पोजीशन बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन वो हुआ नहीं। अभी उनकी पोजीशन के सिंध के अंदर अच्छी है। अब बाकी लोगों के ऊपर उनको मुश्किलात का सामना होगा इंतखाबात के अंदर। अब तो वक्त बहुत कम रह चुका है, जनवरी में इलेक्शन है, तो जनवरी तक पंजाब में कौन से 3 चुनाव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप मुझे बताएं। ठीक है हसन साहब, जिस तरह अब एक और अहम गिरफ्तारी हुई खावर मानिका साहब की, उनके गिरफ्तारी पर इल्जामात को आप किस तरह से देख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं तो कोई सियासी आदमी नहीं हूं, मुझे इन सियासी मामलात में उलझाया जा रहा है। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर गुजार के दौर में इन्होंने कितना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, कितनी पोस्टिंग प्रोसेस करते रहते। बीपीओ पाकिस्तान याद है आपको जी?
अभी नई नई हुकूमत आई थी तो रिजवान गोंडल के साथ क्या क्या किया था उन्होंने कि वो इनके डेरे पर नहीं आया सलाम करने के लिए, भाई वो पीएसपी ऑफिसर था उसने रिफ्यूज कर दिया। उस वक्त में वो आईबी से करीम इमाम उन्होंने कहा जी अब जाओ, वो जाने से इनकार किया उसने। तो फिर उस बंदे को पहले सस्पेंड रखा, जितना इमरान खान का दौर रहा और एंड में आकर उस बेचारे को उन्होंने बलोचिस्तान पोस्टिंग करा दी पंजाब में रोड पर। ये हकीकत है या नहीं? आपका हुकूमत में ताल्लुक नहीं था तो आपके पास कोई मस्जिद कौन थी कि आप दूसरे पाकिस्तान को लाकर सस्पेंड करा रहे हैं, बल्कि उसको उठा के पाकिस्तान भी करा रहे हैं। तो ये तो कहने की बात है ना, आपने कितनी गाड़ियां लगाई है एंटी पंजाब आप पूछेंगे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया तजियाकार हसन अयूब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, को दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को लेकर इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती दिखाई दे रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस निगरान हुकूमत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना यकीन है कि ये लोग साफ शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बहुत हो रही है जो कि बिलावल भुट्टो भी करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि यह हुकूमत सही रास्ते पर चल रही है? देखिए, अभी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त जो निगरान वज़रा हैं उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका बहुत ही करीबी ताल्लुक रहा है PMLN से। तो जब आप न्यूट्रल सेटअप की बात करते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा एफिलिएशन किसी की जो मैं समझती हूँ कि गैर मुनासिब है। जिस तरह फवाद हसन फवाद हैं, चीमा साहब हैं, ये बहुत ही करीबी दरीना साथी रहे हैं PMLN के, और जिस किस्म की बातचीत भी की जाती है उनके वज़रा की तरफ से कि जनाब $8 बिलियन से बढ़ा के एक्सपोर्ट 25-30 बिलियन डॉलर कर देंगे, ये वो गुफ्तगू नहीं है जो इंटरिम मिनिस्टर्स की जाने से आनी चाहिए, बिकॉज इनका मैंडेट नहीं है। ये अच्छी बात है, सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, लेकिन ये काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है। फिर आप देखिए कि सिंध के अंदर तरक्याती कामों के ऊपर जो है कदगन लगा दी गई है, जबकि पंजाब और दीगर सूबों के अंदर जो है इस किस्म की कोई कदगन नहीं है। तो तासर परसेप्शन जो आ रहा है वो यही है कि कोई एक झुकाव है एक जमात की जानिब, और अगर ऐसा मामला है तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि हर किसी को एक फेयर स्पेस मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर करवाने हैं तो उसका प्री रिक्विजिट लेवल प्लेइंग फील्ड है जो कि तमाम जमातों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस झुकाव की बात आप लोगों ने की मुस्लिम लीग नून से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो बड़ी तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं, बार बार अब वो नाम भी ले रहे हैं, तो क्या बैकडोर चैनल कोई राब्ते हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून से भी इस हवाले से? आसिफ जरदारी साहब ने कोई बात की हो, क्योंकि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हमें दो अलग पेजेस पर नजर आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब हरगिज अलग अलग पेज पे नहीं है। उनकी सोच, उनका मकसद, उनका अज़म एक ही है, और वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना है, गुर्बत का खात्मा करना है, बेरोजगारी का खात्मा करना है, महंगाई का खात्मा करना है, और फ्री और फेयर इलेक्शंस की जानिब जाना है। अब जहाँ तक बात है कि जी शिकायत की, तो हम तो खुलेआम शिकायत कर रहे हैं। हर स्टेटमेंट में चेयरमैन साहब यही बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि द मैसेज इज वेरी क्लियर, और ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जो बैकडोर चैनल से बात करने वाली है। ये तो बात ये है कि हम कहते हैं कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ना सिर्फ हमें बल्कि एवरीवन हु इज गोइंग टू कंटेस्ट द फ्यूचर इलेक्शंस। ठीक है। अच्छा शर्मिला साहब, जिस तरह आप ये कह रही हैं कि जाहिर बात है हर जो पाकिस्तानी सियासी जमात है उनकी कोशिश ये है कि जो महंगाई है उसका खात्मा किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। 16 माह की जो गवर्नमेंट PDM ने मिलकर की है उसमें अवाम को रिलीफ की बजाय हमने देखा सिर्फ तकलीफ मिली है। इस वक्त रोड मैप पर कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें बात करती दिखाई देती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तरफ जब हम देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, इस तरह इस्तकबाल होगा, गिरफ्तार नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हैं तो उन्हें फिक्र है अपने चेयरमैन की, अवाम की फिक्र नहीं दिखाई दे रही किसी की भी स्टेटमेंट में।
देखिए, मुझे दीगर जमातों का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी की जानिब जरूर ये कह सकती हूँ कि हमारा फोकस ही एक चीज पे है, वो है महंगाई का खात्मा, गुर्बत का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा। और हम बार बार यही कहते हैं कि उसका एक ही वाहिद हल है, वो है इलेक्शन में आप जाएं, एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आए जो लोगों के वोट से आई हो, जो सिलेक्टेड ना हो, जो बैकडोर चैनल से ना आई हो। क्योंकि जब तक आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं बेचैनी, इंस्टेबिलिटी रहेगी और फिर वो इस किस्म का बिगाड़ आएगा जो आपने तराजू पकड़ के इंसाफ देने वालों के हवाले से हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो है मईशत की बदहाली का काम शुरू हुआ जो आज तक ख़त्म ना हो पाया। और मैं समझती हूँ कि ये एक सबक होना चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने उनको सिलेक्ट भी किया था। और क्योंकि देखिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की मौशी हालत बेहतर होने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इस वक्त यूथ बहुत मायूस है, वो यूथ जिसको बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वादा वफा ना हुआ। हमारा फोकस भी यूथ पे होना चाहिए, क्योंकि इस बार आप देखें, अगर आप सेंसस उठा के देखें तो सेंसस के अंदर भी जो 45% वोटर्स लिस्ट है उसकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 35 साल है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि अगर हम अपनी यूथ के हवाले से प्रोग्राम्स दें और यूथ को हम स्किल डेवलपमेंट दें, उनको नौकरियां दें, उनके लिए ऐसे मौके पैदा करें कि वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान की खिदमत करें, तो ये बहुत बड़ा एक देखिए मैं समझती हूँ चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, अच्छा शर्मिला साहिबा, बहुत से ऐसे मफरूजे हैं, बहुत सी ऐसी अफवाहें हैं जो मैं चाहूंगा आप जरूर क्लियर करें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार पीपल्स पार्टी को तो सिंध से माइनस कर दिया जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी का दावा यह रहा है कि इस बार वो पंजाब और केपी से भी अपना हिस्सा लेंगे। आपको सूरत हाल कैसी नजर आ रही है? देखिए, हर दिन तो पीपल्स पार्टी के अंदर पंजाब से और केपीके से शमूलियत हो रही है। पीपल नो के डिलीवर कौन करता है और पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत कौन करता है। हमने डिलीवर करके दिखाया। और जहां तक सिंध का ताल्लुक है, देखें ये बातें हम कई सालों से, कई अदवार से सुनते आ रहे हैं जी हम पीपल्स पार्टी का खात्मा कर देंगे। हर बार इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट लेके पीपल्स पार्टी और सीटें लेके आती हैं। इस बार भी जो हमने सिंध के अंदर जो सैलाब ज़दगान के हवाले से जो हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, जिसमें से खवातीन को भी लैंड टाइटल्स दिए गए, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। किसी और के बस की बात नहीं है कि 21 लाख घर बना के देना सैलाब ज़दगान के लिए, लेकिन हम सिर्फ नारा नहीं लगाते रोटी कपड़ा और मकान, हम अमली तौर पे ये काम करते हैं जब भी लोग हमें वोट भी देते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से इंतखाबात से पहले हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें अनाउंस की जाती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इस वक्त पंजाब में भी हम देख रहे हैं, केपी में भी हम देख रहे हैं कि ज़ोरों शोर से ये जो तरक्याती स्कीम्स हैं इनका ऐलान किया जा रहा है, इन पर काम किया जा रहा है, लेकिन निगरान हुकूमत जैसे ही आई है, सिंध में तरक्याती काम क्यों रोक दिए गए हैं? आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को? देखिए, यही शिकायत तो हमारी भी है ईसीपी से। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि पंजाब में काम नहीं रोके गए हैं या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रोके गए हैं, सिंध में रोके गए हैं। और ये वो तरक्याती प्रोग्राम्स हैं जिसमें सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से जो घर बनाए जा रहे हैं, वो अब 2 दीवारें खड़ी हो गई हैं, छत नहीं डली है, अब पैसे रोक दिए गए हैं। तो देखिए ना, ये ज्यादती उन गरीब आवाम के साथ हो रही है जिन बेचारों का कोई लेना देना नहीं, कोई कसूर नहीं है। तो हमने इस बारे में लेटर भी लिखा है, इलेक्शन कमीशन से बात भी की है, लेकिन अभी तक खातिर खा इस पे कोई पेशरफ नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से गिले शिकवे जारी हैं, शिकायत जारी हैं नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो तो कुछ अर्सा पहले मरीम नवाज खुद बात करती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलनी चाहिए। तो ये शिकवा शिकायत या नून लीग से आप चाहते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड में आपको दें? उनके तो अपने इख्तियार में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन PTI से आपको लगता है कि फिर आप कुछ मामला तय करेंगे अगर नून लीग आपकी साइड पर नहीं होती? क्योंकि सब तो यही कहते हैं कि जरदारी साहब मफामत के बादशाह हैं। फिर देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हम नून लीग से तो बिल्कुल नहीं मांग रहे, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो पसे पर्दा रह के एक जमात को फेवर कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब, ये पाकिस्तान में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं तो उसका प्री रिक्विजिट इज लेवल प्लेइंग फील्ड। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि वो ये फेवर अकेले ना लें? हम ये चाह रहे हैं किसी को फेवर ना हो, किसी के साथ जाति ना हो, किसी को फेवर ना हो। लेट द पीपल गो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमें जाने दें अवाम के पास, अपना मंशूर लेके वो अपना मंशूर लेके जाएं। हमें वो स्पेस, वो एनवायरनमेंट, वो माहौल दें जहां पर बगैर डर और खौफ के, बगैर फियर और फेवर के हम अवाम के पास जाके अपना पैगाम दें। लेट द पीपल मेक दैट चॉइस।
लोगों को अपना फैसला खुद करने दें। पाकिस्तान की अवाम बड़ी बाशऊर है एंड दे आर वेरी पॉलिटिकली सेवी। उनको मालूम है कि कौन डिलीवर करता है कौन नहीं, किसको वोट देना है किसको नहीं, किसको बाख्तियार बनाना है किसको नहीं। ये देखिए आज आपका जो यूथ है ना वो समझता है हर चीज, वो देखता है, वो पढ़ता है, वो समझता है, फिर वो फैसला करता है, फिर वो चॉइस करता है। सो लेट देम डू दैट। ठीक है। अच्छा नवाज शरीफ, एक लास्ट सवाल। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, ऑफिशियल डेट अब अनाउंस की, शहबाज शरीफ ने खुद अनाउंस की। आपको क्या लगता है पूरा बंदोबस्त करके उन्हें लाया जाएगा, आते साथ उनको गिरफ्तार होना चाहिए, अदालती सिस्टम का सामना करना चाहिए? देखिए आई हैव नो आइडिया कि वो आते हैं नहीं आते हैं, उनका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखे कानून सबके लिए बराबर है, आइन और कानून शुड नॉट बी फेवरिंग एनी वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये हमारा मानना है। केसेस हम पे भी बने, हमने जेल काटी, बीबी ने भी काटी, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी काटी, पीपल्स पार्टी के कारकुनानों ने भी काटी, बेगुनाही में काटी, लेकिन हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं चैलेंज किया। सो अगर मियां साहब के ऊपर मुकदमे के हवाले से या तो उनकी बेल हो जाए या फिर उनकी गिरफ्तारी है, जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उस वक्त वो डेफिनेटली आई थिंक फॉलो होना चाहिए। ठीक है, पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही है मियां साहब को? फिर हम हर सियासी शख्स को वेलकम करते हैं जिसको पहचान पाकिस्तान में भी है, उसको पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ इन कॉन्टी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। इस वक्त महंगाई अपनी आखिरी हदों को छू रही है, जिससे आवाम नालां दिखाई दे रहे हैं। यूटिलिटी बिल्स हों या फिर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हों, कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि जो सब्जियाँ और दालें हैं वो भी आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम को मुंतकिल होता भी नहीं दिखाई दे रहा। जब डॉलर ऊपर जाता है, डॉलर की ऊंची परवाज होती है, तो फिर चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही रुपया ऊपर जा रहा है कीमतें वापसी की जानिब का सफ़र करती नहीं दिखाई दे रही। इस हवाले से निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने उम्मीद तो दिलाई थी कि पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन अगले रोज़ हमने देखा ओगरा ने यह उम्मीद भी तोड़ दी कि आवाम किसी भी खुशफहमी में ना रहें। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं कि 4 पावर प्लांट्स और 10 डिस्कोस की निजकारी पर बातचीत जारी है। इस हवाले से 3 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। पहला ऑप्शन यह है कि कंपनियां सूबों को दे दी जाएं, दूसरा ऑप्शन यह है इनकी मुकम्मल निजकारी कर दी जाए, और तीसरा ऑप्शन यह है कि तवीलुल मुद्दती मुआहदे किए जाएं। तीनों ऑप्शन काबीना के सामने रखे जाएंगे, जो भी मॉडल मंजूर होगा उस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। और इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि गैस की कीमतों में इजाफा भी नागुज़ीर है, 60% सार्फिन को इजाफे से महफूज रखा जाएगा। मोहम्मद अली ने मजीद कहा कि गैस के शोबे में रोज़ाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक काम किया जा रहा है और गैस शोबे का जो गर्दिशी कर्जा है वो अब 2800-2900 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत वक्त के लिए, जिस तरह से मैंने शुरू में बात की कि जो महंगाई है वो अपनी आखिरी हदों को छू रही है, तो आपको लगता है ये आखिरी हद है, इसके बाद अब ज्यादा महंगाई नहीं होगी, यहाँ पर रुक जाएगी? इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है, जो पिछले साल महंगाई रही है, यानी कि FY23 में भी और FY24 में भी, ये 2 मालियाती साल हैं, पाकिस्तान में महंगाई इस तरह से रही है कि बहुत डिफिकल्टी आई है मिडिल इनकम अर्नर्स, लो इनकम अर्नर्स और वल्नरेबल, ये तीनों सेगमेंट्स को। पर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे से आप कहीं कंट्रोल में नहीं थी, इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। असल अगर आप तेल की ही कीमत देखिए तो अरब लाइट जो हमें इफेक्ट करता है वो आज से पहले $78 से बारह था, आज वो $96 से बारह। सो एक तो इसका इम्पैक्ट है, हमारे रुपए की कदर में कमजोरी हुई, फिर हमारी पैदावारी सलाहियत हो रही है। एक चीज जो हमने ठीक नहीं की वो ये है कि हमारे मालियाती खसारे रहे। सो ये ऑल इन ऑल पाकिस्तान की ये महंगाई का इस वक्त बढ़ने की शरह है, आई थिंक नियर द पीक।
बिकॉज इस वक्त रुपए की कदर में थोड़ी सी इस्तेहकाम आया है। इस्तेहकाम की वजह से इंटरनेशनल इन्फ्लेशन थोड़ी सी संभलेगी। इसी सप्लाई साइड भी बेहतर लग रही है एग्रीकल्चर, जिसमें कॉटन बेहतर आ रही है, बाकी क्रॉप्स भी ठीक हैं। सो इससे अगर सप्लाई साइड भी बेहतर होती है तो आपकी इस बात में वजन है कि जो महंगाई का बढ़ने की शरह है वो वी आर नियर द पीक। सो लेट्स होप कि अब बिजली और जो पेट्रोलियम का पास थ्रू है वो भी हो चुका है, सिर्फ गैस का पास थ्रू रह गया है। आई होप कि वो हम स्टैगर करके कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के जो मसाइल हैं डॉक्टर साहब, बिजली और गैस के अभी सर्कुलर डेट हैं, वो आपको लग रहा है कैसे और कब कम होंगे? देखिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि जो एनर्जी सेक्टर है ना वो तो पाकिस्तान की मईशत को एक तरह से दबा के रखे हुए है। यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी वजह से इतनी महंगी हुई है कि पाकिस्तान का जो बिजनेस का क्राउड है वो ठीक कहता है कि हम कंपेरेटिव नहीं रहते जब हम इस नर्ख पे बिजली खरीदते हैं। एग्रीकल्चर का भी यही हाल है, तो हमें फिर सब्सिडी देनी पड़ती है। हम एग्रीकल्चर ट्यूबवेल में एक बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, हर पाकिस्तान के प्रोविंस में दे रहे हैं, हर पाकिस्तान के जिले में दे रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में दे रहे हैं। बट कहने का मकसद यह है कि उसको ठीक करना जो है वो आसान काम नहीं है, पर अभी तक किसी ने आगाज भी नहीं किया। ऑनेस्टली आपने सर्कुलर डेट का जिक्र किया, जब जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए तो 100 अरब पे था, जब पीपल्स पार्टी छोड़ के गई तो 500 अरब पे था, जब PMLN ने छोड़ा तो 1100 अरब पे था, PTI 2300 अरब पे और PDM 2500 अरब पे छोड़ के गई। अब भी यहीं पे है, इसके लगभग या कुछ थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके अलावा एक सर्कुलर डेट गैस में क्रिएट हो गया। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो कलीदी मसाइल का हल है वो हम नहीं कर पाए। पहले तो हम ये एक्सेप्ट करें कि हम ये नहीं कर पाए तो आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर को ठीक करना रिक्वायर्स आई थिंक अ वेरी सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसका मतलब प्राइवेटाइजेशंस भी हैं, जिसका मतलब सेक्टर का जो इकोसिस्टम है उसको दोबारा ठीक करना, स्टेट को निकालना, पॉलिसी रखना, IPP से निगोशिएट करना, गैस की कीमतों के अलावा गैस को सही जगह पर देना। पर ये मुश्किल फैसले हैं, ये हैं असल रिफॉर्म या इस्लाहाती फैसले जो पाकिस्तान ने करने हैं और वो हम कर नहीं पा रहे। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरी तरफ डॉलर हम देख रहे हैं कि रोज वो सस्ता हो रहा है। हम ये खबरें तो सुन रहे हैं, जैसे ही डॉलर महंगा होता है महंगाई का तूफान आ जाता है। लेकिन अभी रुपया तगड़ा हो रहा है लेकिन महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। चीजों की जो प्राइसेस है वो हम देख रहे हैं रिवर्स नहीं हो रही। कैसा अजीब किस्म का डॉलर है ये कि जब ऊपर की तरफ जाता है तो महंगाई बढ़ा देता है, जब नीचे की तरफ आता है तो फिर तो कोई कीमतें कम नहीं होती। इसका मतलब तो फिर कुछ माफियाज हैं जो इन तमाम चीजों के पीछे हैं। अगर आप इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पाकिस्तान ने किया है उसको देखें तो वो एक्शन यही है कि अगर चीनी की होर्डिंग हो रही तो उसको रोका गया है, स्मगलिंग हो रही है तो उसको कम करने की कोशिश की गई है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह एक तीसरी ग्रे मार्केट को रोकना है। तो जिन चीजों की आपने निशानदही की है वो दुरुस्त हैं, पाकिस्तान में ये कई दिहाइयों से हो रही हैं। इनको रोकना, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस को इंश्योर करना, इलीगल, इरेगुलर, इलिसिट मार्केट्स को ऑपरेट ना होने देना, ये चीजें वो हैं जो एक मुश्किल चीजें थी पर कुछ की गई हैं। इनको कंसिस्टेंट रखना जरूरी है। रुपए की कदर में जो इस वक्त तकवीयत आ रही है उसकी वजह से व्हाट यू विल सी इज कि इन कमिंग डेज पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ना थी तो वो शायद बढ़ेगी नहीं। लेट्स सी कि ओगरा की क्या कैलकुलेशन आती है। अगर ऐसा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो थम जाएगी, तो आपको थोड़ा सा जो महंगाई का बढ़ना है उसमें कम से कम यहाँ पे वो स्टैटिक हो जाएगी, यानी कि जो जिस फीसद से बढ़ रही थी उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगी। बट ये भी याद रखिए कि इसका बहुत बड़ा ताल्लुक शॉर्ट रन में सप्लाई साइड से है और लेट्स होप कि जो अजनास की सप्लाई साइड है वो आने वाले दिनों में बेहतर होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम यही देखते हैं कि जैसे ही सर्दियां शुरू होने लगती हैं तो हम खबरें सुनना शुरू हो जाते हैं कि गैस महंगी कर दी जाएगी। जैसे ही सर्दियों का वक्त ख़त्म होता है, गर्मी आने लगती हैं तो उस वक्त हम देखते हैं LPG महंगी कर दी जाती है, बिजली महंगी कर दी जाती है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी नहीं बढ़ाएंगे तो गैस की कीमतें बढ़ा लेंगे। तो कहीं ना कहीं से महंगाई करते रहते हैं। कोई ना कोई डिपार्टमेंट, कोई ना कोई सेक्टर ऐसा उन्होंने निकाल के रखा होता है कि अवाम पर वो बोझ वक्तन फ़वक्तन डालते रहते हैं। आपकी ये बात भी दुरुस्त है।
एडमिनिस्ट्रेड कीमतें हैं एनर्जी की, वो एक बहुत बड़ा ड्रैग है लोगों की इनकम्स पर और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे। जो गैस की कीमत है वो 2-2.5 साल से बढ़ी नहीं है, उसकी वजह से 2900 अरब, यानी कि मैं तो कभी कभी ये फिगर देखता हूँ कि 10 अरब डॉलर का सर्कुलर डेट वहां पे खड़ा हो गया है। तो आप यकीन करें कि मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि कीमतें नहीं बढ़ी, ऑब्वियसली जो लॉसेस हैं, जो यूएफजी है गैस सेक्टर, वो भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। बट द पॉइंट बीइंग कि इन सेक्टर्स को अब अगर अपने पास से निकालेंगे नहीं और इस चक्कर से निकलेंगे नहीं कि इनको रीस्ट्रक्चर करना है, बोर्ड बनाने हैं, सीईओ लाने हैं, ये कहानी पिछले 15 साल से मुल्क में चल रही है। मैंने खुद कई दफा ये कहानी चलाई है और रीस्ट्रक्चर किया है, बोर्ड बनाए हैं, नए सीईओ लाए हैं, इसका इम्पैक्ट होता नहीं है इसलिए कि उन बोर्ड्स का कोई स्टेक नहीं होता। सो एक फैसला कीजिए और इनको अब रीस्ट्रक्चर करने की बजाय प्राइवेटाइज कीजिए, स्टेट का फुटप्रिंट कम कीजिए। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब लेकिन मामला जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, आपको लगता है रीस्ट्रक्चरिंग से कुछ होगा? प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। तो रीस्ट्रक्चरिंग इस वक्त तो शायद इन द इमीडिएट थोड़ा सा चीजों को जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है वो थमा देगी। 8-10 अरब की रिकवरी आप कर सकते हैं चोरी को रोककर, बट ये देरपा हल नहीं है मुल्क के लिए। देरपा हल ये है कि इनको ना सिर्फ प्राइवेटाइज किया जाए बल्कि इनका रेगुलेशन भी बेहतर किया जाए। नेपरा ओगरा हैव टू बिकम मच बेटर एंड मच स्मार्टर रेगुलेटर्स। स्टेट को पॉलिसी बनाने की भी एहलियत बढ़ानी चाहिए, पर इसके साथ साथ जो सबसे बढ़ के काम करना है वो दो हैं। पहले हमें ये करना है कि जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, 70% फ्यूल हमारा इंपोर्टेड है, सो ऑब्वियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो हमें खुदाई करनी है, जमीन के नीचे वेल्स खोदने हैं, हमें गैस भी निकालनी है और मादनियात भी निकालनी है। दूसरी बात यह है कि हमें लोगों की जो जैसे आप कहेंगे ना तर्ज जिंदगी भी बदलना है और कॉस्ट लाइफस्टाइल को भी चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से, जहां सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने 16 अक्टूबर को वजीर आजम को जाती हैसियत में वजाहत के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने वजीर आला, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी बुला लिया है और अदालत का यह कहना है कि ये जिम्मेदारान पेश होकर बताएं कि फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं। अदालत का अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश ना करने पर भी इजहार बरहमी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उमर हयात ने में ज्वाइन किया है। उमर, बताएगा अदालती कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने बिशारत अली खान समेत मुख्तलिफ नौयत की जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत की। इन दरख्वास्तों में अदालत की जानिब से तौहीन आमेज जो मवाद शाया किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसको रोकने के अहकामात पर अमल दरामद और तहरीर शुदा कुरान पाक की इशाअत रोकने के हवाले से समेत दीगर दरख्वास्तें जो हैं उन पर समाअत हुई है। अदालत ने के रूबरू जब सरकारी वकला पेश हुए और जिम्मेदारान पेश हुए तो उन्होंने अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालती अहकामात की अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो किधर है। तो उन्होंने जो वफाकी हुकूमत के वकील थे उन्होंने मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि आपको कितना वक्त चाहिए। पहले ही 8 माह बाद केस जो है वो समाअत के लिए आज पेश किया जा रहा है और आप आज फिर नए सिरे से मोहलत मांग रहे हैं। अदालत ने इस मामले पर यह भी करार दिया कि ये हम सब का मामला है, किसी एक का नहीं। अदालत ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और निगरान वज़ीर आला पंजाब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब जो है ये ज़ाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश हों और वजाहत पेश करें कि क्या अदालती अहकामात पर जो तौहीन आमेज मवाद की इशाअत के हवाले से हैं उन पर अमल दरामद करना है या नहीं करना। अदालत ने यह भी करार दिया कि अगर जो मुतलका हुकाम है वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते तो अदालत इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। अदालत अपने फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। जबकि अदालत ने इस हवाले से मुतलका जो PTA है और जो दीगर महकमे हैं उनके जो मुतलका अफसरान है उनको भी आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत जारी की है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म
निगरान वज़ीर आला पंजाब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उनको भी ज़ियादती हैसियत में तलब किया गया है और अदालती जो कुरान पाक और जो तौहीन मवाद की अशात के हवाले से अदालती अहकामात है उन पर अमल दरामद के हवाले से वजाहत तलब की गई है। जी बहुत शुक्रिया, उमर हयात हमें अपडेट कर रहे थे। एक और आम खबर शामिल करेंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हवाले से, जो कि जामिया अशरफिया पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने चांसलर मौलाना फजलुर रहीम को चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड के ओहदे पर तैनाती पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ये कहते हैं कि हुकूमत पंजाब कुरान बोर्ड को पूरा सपोर्ट करेगी। उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जय्यद आलिम दीन की रहनुमाई में पंजाब कुरान बोर्ड एक फ़ाल इदारा बनेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के जामिया अशरफिया आमद चांसलर मौलाना फजलुर रहीम को चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड के ओहदे पर तैनाती पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि हुकूमत पंजाब कुरान बोर्ड को पूरा सपोर्ट करेगी। उम्मीद ये करते हैं कि आप जैसे जो जय्यद उलमा हैं, जो आलिम दीन हैं, वो दीन की रहनुमाई में पंजाब कुरान बोर्ड को एक फ़ाल इदारा बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जामिया अशरफिया पहुँचे, जहाँ चांसलर मौलाना फजलुर रहीम को चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड के ओहदे पर तैनाती पर उन्होंने मुबारकबाद दी है। एक और आम खबर शामिल करेंगे बिजली की प्राइसेस के हवाले से, और एक बार फिर से अवाम पर बर्डन डालने की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.83 फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। नेपरा अथॉरिटी आज CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। CPPA ने अगस्त के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये दरख्वास्त दायर कर रखी है। एक बार फिर से तैयारी की जा रही है कि अवाम पर बिजली का ये बॉम्ब एक बार फिर से गिराया जाएगा। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.83 फी यूनिट इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि अवाम पर बर्डन डाला जाए, और नेपरा अथॉरिटी आज CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करने जा रही है। अगस्त के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की गई थी। अवाम पर एक बार फिर से बिजली गिराए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। ₹1.83 फी यूनिट इजाफे की खबरें मौसूल हो रही हैं। अशफाक मुगल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस हवाले से मैं मजीद अपडेट करेंगे। जी अशफाक। जी सवाल दोहराइएगा एक बार। जी अशफाक बताइएगा, जो प्राइसेस के हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं कि ₹1.83 फी यूनिट प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जो नेपरा में आज समाअत होने वाली है तकरीबन 2 बजे, उसमें जो अगस्त के बिलों के लिए जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए जो CPPA ने जो है वो ₹1.83 जो है वो फी यूनिट इजाफे की जो दरख्वास्त दी है उस पर समाअत होनी है आज, और इस समाअत के दौरान जो है वो फैसला किया जाएगा कि जो अगस्त के बिलों में जो है वो जो सार्फिन पर कितना बोझ डाला जाएगा, और उसके फैसले के बाद जो है वो इस पर अमल दरामद होगा। तो ये तकरीबन जो अक्टूबर के बिलों में इसका जो अक्टूबर के बिलों के जरिए इससे जो है वो ये अजाफी बिल वसूल किया जाएगा आवाम से। जी बहुत शुक्रिया अशफाक मुगल हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कंबर शहजाद कोट का इलाका है, जहां वारा में 1 माह कबल ज्यादती और तशद्दुद का शिकार बनी लड़की कराची के सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस का इस हवाले से बताना है कि कंबर शहजाद कोट में वारा के इस इलाके में मीरन कोट की रिहायशी 13 साल की लड़की थी, जिसे 1 माह कबल 5 अफराद अगवा करके ले गए और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और तशद्दुद के बाद उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। एक के बाद एक वाकया हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट हो रहा है। माए रोज अपने प्रोग्राम में इन बातों को डिस्कस करते हैं, लेकिन शायद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी ये गफलत है, जो हमारा अदालती सिस्टम मौजूद है, कि ऐसे जो तमाम लोग हैं उनको सजा नहीं मिलती और आए रोज इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। पुलिस इस हवाले से कह रही है कि तशद्दुद और ज्यादती के बाद लड़की को चांडका अस्पताल लाड़काना ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक थी, जिस पर कराची के सिविल अस्पताल उसे मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां वो जान पर नहीं हो सकी। पुलिस का इस हवाले से मजीद बताना है कि इस वाक़े का मुकदमा वारा थाने में 3 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। तीनों नामजद मुल्जिमान पुलिस की तहवील में मौजूद हैं। दूसरी जानिब वरसा एक बार फिर से हमें पुलिस पर इल्ज़ाम आयद करती दिखाई दे रही हैं कि पुलिस
पुलिस तफ्तीश ठीक से नहीं कर रही, 2 नामालूम मुल्जिमान जो हैं उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इंसाफ मिलने में ताखीर हो रही है। इस तरह के आए रोज़ केसेस सामने आते हैं, लवाहिकीन पर भी प्रेशर डाला जाता है और कोशिश की जाती है कि सुलह सफाई करा दी जाए। पुलिस का काम शायद सुलह सफाई कराना नहीं है, और इस तरह के जितने भी मुकदमात हैं शायद अब स्टेट को आगे आना चाहिए, और अगर वालिदैन इस मामले पर सुलह कर लेते हैं किसी भी प्रेशर की वजह से, तो जो हमारी हुकूमत है उसको मुद्दई बनना चाहिए। इंतहाई खौफनाक ये वाक़यात पेश आ रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो महफूज नहीं हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, या अगर बाहर खेल कूद रहे हैं तो हमें उनका ख्याल रखना है, क्योंकि इस तरह के जो दरिंदे हैं वो हमारे माशरे में मौजूद हैं। कभी हम देखते हैं कि दुश्मनी के चक्कर में जो बच्चे हैं उनको अपनी हवस का निशाना बनाया जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस की जब हम कार्रवाई देखते हैं तो वो सिर्फ कागजी कार्रवाई ही हमें दिखाई देती है। जिस तरह से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है, अपने प्रोग्राम में हम बहुत से ऐसे केसेस डिस्कस कर चुके हैं जहां पुलिस लवाहिकीन से ताउन नहीं करती दिखाई देती। लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं और ये जानते हैं और ये चाहते हैं कि मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सी ऐसी NGOs हैं, बहुत से हम देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो सड़कों पर निकलते हैं। औरत मार्च की अगर हम बात करें तो ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जो NGOs हैं, जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, उन्हें इस मामले में आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम वालिदैन को, लवाहिकीन को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जिन पर इस तरह के वाक़यात बीते हैं। जैसा माजी में हमने देखा बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए, बच्ची के जो लवाहिकीन हैं अभी वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन पर इस हवाले से प्रेशर डाला जा रहा है, पुलिस प्रॉपर तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। तो पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो जितनी भी तंजीमें हैं, हम तो ये चाहेंगे, मीडिया अपना काम कर रहा है, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो तमाम वाक़यात हैं, रिपोर्ट होते हैं, उस पर बात की जाए, पुलिस का मौक़िफ़ भी लिया जाए, लेकिन तमाम जो तंजीमें होने चाहिए कि जो वालिदैन हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनको इस हवाले से सपोर्ट किया जाए ताकि वो इन केसेस को लड़ सकें, इन मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जो बच्चे मौजूद हैं, उनके साथ किसी भी किस्म का इस तरह का कोई भी वाक़या कभी भी ना हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, कप्तान बाबर आजम और टीम सिलेक्शन पर कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि बड़ी खुलकर तनकीद हो रही थी। मोहम्मद आसिफ हों या फिर शुएब अख्तर, हर कोई खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहा है और जो भी तनकीद हुई है उसका जवाब देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ये कह रहे हैं कि खुद से ज़्यादा उन्हें अपनी टीम पर एतमाद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा कि इन्हीं खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया है और मैं ये जानता हूं कि कौन मेरे लिए और कौन टीम के लिए फाइट करता है। वर्ल्ड कप से मुताल्लिक बाबर ने कहा कि भारत में पहली मरतबा खेलने का उन पर कोई भी प्रेशर नहीं है, कंडीशंस के बारे में वो जानते हैं। साबिक क्रिकेटर से भी उन्होंने इस हवाले से बात की है, मालूमात लेने की कोशिश की है कि कंडीशंस वहां पर कैसी होती हैं, और वर्ल्ड कप के लिए हम भरपूर तैयारी के साथ जा रहे हैं और कोशिश यही करेंगे कि बतौर टीम अच्छा खेल पेश करें। मजीद उन्होंने कहा कि वो टीम में ज़्यादा तब्दीलियों के कायल नहीं हैं, पैनिक बटन ऑन नहीं करना चाहते। एशिया कप के जो 2 मैचेस हैं उनका उन्होंने जिक्र किया कि उसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, फील्डिंग हमारी बड़ी ख़राब रही है, हमें अपना जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और मजीद वो ये कह रहे थे कि हर मैच में एक जैसी गलती नहीं होती, जब हम एक गलती को कवर करते हैं तो दूसरी गलती सामने आ जाती है। तो टीम के पास जो बेहतरीन चॉइस थी उसे टीम में हम लाए हैं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, कोच मिकी आर्थर के साथ जब मुशावरत हुई तो उसमें हसन अली को मुंतखब किया गया था क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है। और अभी वो ये नहीं कंफर्म कर रहे नसीम की जगह जिस तरह से हसन अली को वो लेकर आए हैं, और अभी ये नहीं वो बता रहे कि पेयर शाहीन के साथ जो होगा नया गेंद कराने के लिए वो कौन होगा। और स्पिनर्स के हवाले से जब बात हुई, सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन स्पिनर्स हमारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो माजी में परफॉर्म नहीं करते रहे, परफॉर्मेंस रही है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ख़राब भी हुई है, उस पर दोबारा से काम किया जा रहा है। तो पाकिस्तानी टीम में खेलना बिल्कुल आसान काम नहीं है। जो अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, वो मेहनत करके आए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अच्छा खेलते हैं, तभी वो टीम में मौजूद हैं। जबकि बाबर ने गुज़श्ता दिनों अपने और फास्ट बॉलर शाहीन के दरमियान ड्रेसिंग रूम से जो कुछ खबरें आ रही थी कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
उनकी भी उन्होंने तरदीद कर दी। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो ड्रेसिंग रूम की बातें हैं उसको लड़ाई बनाकर पेश किया गया है। हम सब आपस में उतना ही प्यार करते हैं कि जितना प्यार हम अपनी फैमिली से करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अवैस, आपके वक्त के लिए बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुझे एक अच्छी चीज लगी थी इस दफा बाबर आजम की, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बड़ा एक डिफरेंट बाबर आजम आपको नजर आता था। जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद जो चीजें जो हाईलाइट उन्होंने की हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम की जैसे आप बात कर रहे थे उसके बारे में बात करें, चाहे टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, और एक चीज जो मुझे बाबर आजम की सबसे अच्छी लगी वो ये है कि हमारा एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच पे जो कि अहमदाबाद में खेला जाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ठीक है वो मैच जरूर है लेकिन मैं इस वक्त वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहा हूँ, हमने वर्ल्ड कप जीत के वापस आना है। हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो ऑब्वियसली हम डिसाइड करेंगे मैच की विकेट को देखेंगे, मैच की विकेट जो है वो रिक्वायरमेंट होगा, वही हमारा कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर रहा सवाल थोड़ा सा जो ड्रेसिंग रूम वाला मामला था, देखें जिस वक्त आप भी कप्तान होते हैं, टीम का हिस्सा होते हैं, ऑब्वियसली जब इतने करीब जाके आप मैच हारे, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने उस दिन परफॉर्म किया, आपको पता लास्ट ओवर तक मैच लेके गए, वो अनफॉर्चुनेट था कि स्लिप और कीपर के बीच में जो एक स्निक हुआ था अपना जमान खान की बॉल पे, मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि वो चौका हुआ जिसके वजह से थोड़ा बहुत मैच जो उनके हक में वापस चला गया था। तो हीट ऑफ द मोमेंट होती है, वो हीट ऑफ द मोमेंट वो नेचुरल चीज है, वो निकलती है ड्रेसिंग रूम में, चाहे निकले चाहे ग्राउंड में निकले। यही चीज अब मैं दो चीजें कहना चाहूंगा, यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा तहम्मुल से सोचना चाहिए। अगर बाबर आजम वो हीट ऑफ द मोमेंट अगर ग्राउंड पे निकालते, लोगों ने क्रिटिसाइज करना था कि जी ग्राउंड पे बाबर आजम ने जी लड़कों को बेइज्जत किया है, लड़कों को ये किया, ये कैप्टनशिप की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। जो अच्छा कप्तान होता है वो हमेशा ड्रेसिंग रूम में जाके बातें करता है, बाकी मामला करता है, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट फिर मैं कह रहा हूँ वो बात होती है, उसको चीज को शायद हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या कुछ जो सो कॉल्ड जो बड़े बनते हैं उन लोगों ने उस चीज को काफी उछाला था। यहाँ पर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी एक सवाल, हमेशा ये आपको पता है एक्स क्रिकेटर्स भी करते हैं, हम भी करते रहे हैं, बहुत से लोग करते हैं कि आखिर जो ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं वो बाहर क्यों लीक होती हैं? चाहे वो प्लेयर्स को आप रगड़ देते हैं पकड़ के, जो पाकिस्तान मैनेजमेंट के बंदे हैं क्या वो अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आती कि बाहर बात कैसे लीक हो रही है, कौन लीक कर रहा है? तो शायद उसको भी अंडर स्क्रूटनी लेके आना पड़ता है। लेकिन जो भी मामला हुए वो पिछले थे, वर्ल्ड कप है, बड़ा स्टेज है, यहाँ पर हमारा फोकस जो है पूरा वर्ल्ड कप पे। अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा वीजा हमें लेट मिला है, लेकिन आपको पता है जुम्मे को पाकिस्तान ने अपना वार्म अप मैच भी खेलना है। ठीक है, अच्छा अवैस, मैं एक पॉइंट की तरफ आना चाहूंगा। बड़ी बात होती रही कि बाबर को कैप्टनसी नहीं आती, नहीं कर सकते, बहुत वो ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे होते हैं, डिफेंसिव कैप्टनसी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का लास्ट एडिशन जब हुआ उसमें हमने देखा बाबर की कैप्टनसी देखी, शाहीन की देखी, रिजवान की देखी, शादाब की देखी, और यही कहा जा रहा था कि ये चारों जब टीम में होंगे तो शायद बाबर के लिए प्रेशर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये अपनी अपनी टीमों की कैप्टनसी करके आए होंगे, एक्सपीरियंस चारों के पास मौजूद होगा। लेकिन ऑन ग्राउंड हम देखते हैं कि कोई मुशावरत वहां पर नहीं हो रही होती, कोई टीम कैप्टन भी शायद किसी को कॉल नहीं कर रहा होता और जो प्लेयर्स हैं वो भी कैप्टन की तरफ नहीं जा रहे होते कि कोई स्ट्रैटेजी अगर तब्दील करने की जरूरत हो। देखिए ये चीज तो आपको याद हो मैंने उस दिन भी बात की थी कि अगर कैप्टनशिप की अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं बाबर आजम की, तो कहीं ना कहीं खामी जरूर है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। आपने देखा होगा चाहे जमान खान की बात करूं, चाहे बॉलर जब मार खा रहा, मैंने शादाब खान को, मैंने बाबर आजम को बहुत कम देखा है कि वो बॉलर के पास जाके उसको रिलैक्स कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हो। वैरस आपने रिजवान को ज्यादा बात करते हुए फील्ड में देखा है, शाहीन शाह अफरीदी को फास्ट बॉलर्स के साथ, जमान खान के साथ ज्यादा उस दिन इंटरेक्ट करते हुए आपने एशिया कप में देखा। तो ये जो चीजें हैं मैं फिर कोट करूंगा जो आपकी शो में मैंने कोट किया था इमामुल हक का, आपको याद हो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर आजम बड़ा खामोश रहते हैं। मैं बाबर आजम को इसलिए अच्छा जानता हूं क्योंकि मैं अंडर 19 से उनके साथ खेल रहा हूं, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज का पता होता है कि वो मुझसे क्या रिक्वायरमेंट चाह रहा है। तो जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ शायद बाबर आजम को अब थोड़ी सी तोड़नी पड़ेगी। जितना कम्युनिकेट करेंगे आप उतना प्लेयर जो है वो रिलैक्स रहता है। आपने बैटिंग के अंदर भी देखा होगा जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे होते हैं, जब एक इनिंग्स आप बिल्ड कर रहे होते हो, बहुत कम वो आपने देखा कि बैट्समैन के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो चीजें बड़ा एक मायने रखती हैं कि जब एक कप्तान बैकअप करता है किसी अपने प्लेयर को या बैकअप करता है बॉलर को, यकीन माने उस वक्त उसका एक मोराल बड़ा जबरदस्त हो जाता है जब वो मार खा रहा हो, खास करके बॉलर जो है। तो बाबर आजम को ये जो चीजें मैं कहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन इट्स अ न्यू टूर्नामेंट, न्यू डे है यहाँ पर। ठीक है एशिया कप में मैं शायद इस चीज को लोग रियलाइज ना करें, मैं कहता हूं कि बड़े अच्छे टाइम पे आपको मार पड़ी। ताकि आपने अपने कोच की भी बात सुनी थी, वो कह रहे थे कि हम जब एक विनिंग पटरी के ऊपर थे तो शायद
सोचना हमने बंद कर दिया था, तो आपको अब सोचने का मौका मिला कि गलतियां हमसे। एशिया कप एक आई ओपनर जरूर रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी टीम जिस तरह से परफॉर्म करती आ रही थी। अच्छा वैस, टीम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। बार बार जिक्र आता रहा कि इमाद वसीम को टीम में वापस लाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सका, उसकी पता नहीं क्या रीजन होगी, आप शायद कुछ बेहतर हमें गाइड कर सकेंगे इस हवाले से। दूसरा, फिर टीम की जो सिलेक्शन रही है, जिस तरह से हसन अली को लाया गया है, पहले हम बड़ी बात करते आए हैं कि हमारे पास बड़े एक्सपीरियंस बॉलर और भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास बड़ा एक तगड़ा कह लें कि बॉलिंग लाइन मौजूद होती है, बैकअप पर भी ऐसा हमें नहीं दिखाई दिया। मोहम्मद आसिफ जो बात कर रहे हैं, शुएब अख्तर जो बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि तनकीद बिल्कुल ठीक हो रही है? फिर देखिए, हमेशा मैं एक स्ट्रैटेजी कह लें, एक चीज जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि जब तक आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग नहीं होगी। बेंच लाइनअप इसलिए स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि प्लेइंग 11 के दिमाग में और मैनेजमेंट के दिमाग में बात चलती रहती है कि अगर कुछ इंजरी का इशू हुआ, कुछ हुआ फॉर्म का, तो हमारे पास स्ट्रांग बेंच लाइनअप मौजूद है जो कि टेस्टेड है। हमारी बेंच लाइनअप ज्यादा टेस्टेड नहीं होती। अनफॉर्चुनेट है कि जहां पर हम कुर्सी का खेल खेलते रहे, हम भागते रहे कुर्सी के पीछे कि जी ये बनेगा अपना जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, ये बनेगा, हम वो भूल गए कि हमने शायद यहाँ पर एक सीरीज भी रखनी थी पाकिस्तान क्रिकेट की, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक्सपीरियंस ज्यादा गेन कर सके टूर्नामेंट में जाने से पहले। आप पूरी दुनिया की टीमों को देखें, वो कहीं ना कहीं सीरीज खेल रहे, सिवाय हमारे, हम तो कहीं भी सीरीज नहीं खेल रहे। दूसरा, अगर आपने जो सिलेक्शन की बात की, देखें इमाद वसीम एक बहुत बड़े प्लेयर है, मैं खुद भी चाहता था कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा वो हो, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस भी रही है, लेकिन एक बात सच है कि इमाद वसीम ने बहुत कम ज्यादा जो है वो लिमिटेड ओवर्स खेली है, बहुत कम आपने देखा होगा लॉन्ग फॉर्मेट इमाद वसीम ने खेला हो। आमिर की बात है, आमिर पे लोग कहते हैं आमिर इज अ गुड बॉलर, सारे मामला है, लेकिन आमिर भाई ने भी बहुत कम लॉन्ग फॉर्मेट खेला और लिमिटेड ओवर ज्यादा खेली, और ये लॉन्गर फॉर्मेट है, 50 ओवर्स का है। हसन अली 7वें नंबर पे आपके आते थे सिलेक्शन में कि हसन अली को हमने कैरी करना है, क्योंकि हसनैन भी आपके इंजर्ड थे, नसीम शाह भी आपका इंजर्ड था, एहसानुल्लाह भी इंजर्ड है, जमान खान ने ज्यादा लंबी फॉर्मेट क्रिकेट नहीं खेली। तो ये सारे मामलात यहाँ पर थे जो कि शायद मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने सोच समझ के फिर फैसला किया। मैं भी इस चीज पर तनकीद कर रहा था कि 2019 के वर्ल्ड कप में हसन अली ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, 250 या 251 रन देके, तो उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था पिछले वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन जो भी मामलात हैं, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि यही टीम है, इसी को सपोर्ट करना है। कल कोई हसन अली पहले मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि उनकी डेडली इन स्विंगर, अल्लाह करे कि वापस आ जाए हसन अली की जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको नजर आई थी, मैं हूँ आप हो यहाँ पर बैठ के हम हसन अली कर रहे होंगे, शायद तनकीद करना भूल जाए। ठीक है। अच्छा, वाइस कैप्टन शादाब की बात अब आपसे करना चाहूंगा। एक जिम्मेदारी है उन पर वाइस कैप्टन के नाते से, फिर स्पिनर के नाते से, और बैटिंग में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जो एशिया कप में हमने देखा कि बॉलिंग भी वो अच्छी नहीं करा सके, उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। क्या बाबर जो है वो यारी दोस्ती में टीम बना रहे हैं? देखिए, यारी दोस्ती तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मसला सारा ये होता है कि जो आपका थिंक टैंक है, थिंक टैंक का काम बनता है कि आप 1 साल पहले प्लानिंग करते हो किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए। अगर जैसे अगले साल देखें T20 वर्ल्ड कप है, तो दैट मीन्स कि आपकी प्लानिंग इस वर्ल्ड कप के बाद शुरू हो जाती है T20 वर्ल्ड कप के लिए। हमारा मसला शुरू से रहा है, पाकिस्तान टीम की जो प्लानिंग होती है वो होती है 2 से 3 महीने पहले। आप उसमें बैकअप प्लेयर कभी तैयार नहीं कर सकते। आप हसन अली देखें ना, आप शादाब खान की बात के बाद आपने कौन सा कोऑर्डिनेट ऐसा प्लेयर तैयार किया जो कि आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। जो लड़के इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, सुफियान मुकीम की बात करें जो चाइना स्पिनर हैं, फैसल अकरम हैं, जो चाइना मैन की मैं बात करूं, जो कुलदीप यादव के साथ हम लोग उनको थोड़ा बहुत करते हैं कि जी हमारे पास कोई चाइना मैन लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, वो लड़के खेल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना ज्यादा आपने दिया नहीं, ना पाकिस्तान इतने ज्यादा आपने टूर करवाए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे तैयार हो सकें। शादाब खान का रहा सवाल, मुझे पता है कि शादाब खान की जो गूगली थी, वन ऑफ द बेस्ट गूगलीज थी इन द वर्ल्ड, लेकिन वो खत्म हो गई है। एक तो आपने बहुत कम जो एक लंबी क्रिकेट होती है वो कम खेली है। शादाब खान ने फिर वही मसला है कि आपने लिमिटेड ओवर्स बहुत ज्यादा खेले, आपने 4-4 ओवर की क्रिकेट T20 बहुत ज्यादा खेली है, और उसी हिसाब से वो बॉलिंग करवाने लग पड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज शादाब खान को भी रियलाइज करनी पड़ेगी, टीम मैनेजमेंट को भी, कि आप उनको ऑलराउंडर कहते हो लेकिन ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, वो बैटिंग ऑलराउंडर। पाकिस्तान टीम में बॉलिंग की निस्बत से आए थे, बैटिंग की निस्बत से नहीं आए थे। तो ये चीज जो उनकी शादाब खान को रियलाइज करनी पड़ेगी। शादाब खान, उसामा मीर, ये लिटरली, और नवाज, ये बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड होंगे इंडियन विकेट्स पे। अगर सपोर्टिव विकेट हुई स्पिनर्स के लिए, ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है तीनों। लेकिन वही बात है कि आपकी टीम कॉम्बिनेशन, खास करके जो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट है, जिसपे फखर जमान पे आपने फिर रिलायंस अपना आपने दिया है कि जी फखर जमान एक बड़े मैच प्लेयर है, हम उनको साथ लेके जाना चाहते हैं। फखर जमान पे बड़ा डिपेंडेंट होगा कि वो किस तरीके से टीम को जो सा, बिल्कुल ओपनर्स, क्योंकि हमने देखा कि एशिया कप में फखर जमान पर बहुत ज्यादा बात होती रही, बड़े हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा,
बॉलिंग की जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से नसीम शाह इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ा नुकसान है, खुद नसीम के लिए बड़ा नुकसान है, तो वर्कलोड मैनेजमेंट पर आपको लगता है कि अब पीसीबी काम करेगा? हारिस रऊफ भी इंजर्ड होते होते बचे हैं, अदरवाइज वो भी इस वर्ल्ड कप में ना होते, तो पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर पहले ही सवालिया निशान है। नसीम भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट है अब उसको सख्ती से रेगुलेट करने की जरूरत है? देखिए, वर्कलोड तो आप करते हो ना कि जब आप टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, जो एक बायलैटरल सीरीज होती है, आप टीम्स के साथ खेल रहे होते हो, जब सीरीज टू सीरीज डिपेंड करता है तब आप वर्कलोड मैनेजमेंट करते हो, और करना भी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेट है हम नहीं करते। जब आप बड़े टूर्नामेंट में जाते हो वहां पर फिर वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होती, आपकी मैच फिटनेस होती है, आपने कितना कैरी ऑन करना है। लेकिन अवैस, मेरा पॉइंट ये था कि जब लीग्स खेलने प्लेयर्स चले जाते हैं तो फिर इतने इंपॉर्टेंट मैच के लिए, इतने इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप के लिए, इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए वो दस्तयाब हमें नहीं हो सके। देखिए, मैंने यही बात की ना कि हमारा एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक कलमी है यहाँ पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत अरसे से मैं सुन रहा हूँ कि जी क्रिकेट बोर्ड एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है जिसमें आप दुनिया की सिर्फ 2 लीग्स खेल सकोगे। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई बड़ी लीग आप खेल सकते हो, उसके अलावा आपको अलाउ नहीं होगा। लेकिन फिर फाइनेंसेस भी आते हैं, बाकी मामला भी होते हैं, जिसकी वजह से आई गेस कि क्रिकेट बोर्ड जो उनसे खामोश रहता है। लेकिन जितनी एक्सेसिव क्रिकेट हो रही है वो ज्यादा डेंट आपकी नेशनल टीम को कर रही है। प्लेयर को तो कर रही है, लेकिन नेशनल ड्यूटीज को वो ज्यादा डेंट करती है। आप देखें ना, खाली पाकिस्तान ही, आप इस वर्ल्ड कप में अगर लिस्ट उठा के देखें तो आपके हसरंगा कल बाहर हो गए, जो श्रीलंका के एक प्राइम बॉलर हैं, जो कि जिसकी रीढ़ की हड्डी मैं कहता हूं स्पिनर के, वो बाहर हो गए। उसके बाद आपने टीम साउथी आपने देखा वो इंजर्ड है, नोकिया इंजर्ड है। यहाँ से आपके नसीम शाह जो बॉलिंग को अटैक में आपका जो एक साथ है नसीम शहनशाह अफरीदी का, वो इंजरी प्रोन है। तो ये जो लीग क्रिकेट जितनी ज्यादा होती जा रही है दुनिया के अंदर, ये बॉलर्स के लिए खास करके जो फास्ट बॉलर्स होती हैं उनकी लाइफ कम करती जा रही है। अब डिकॉक को देख लें, बैट्समैन है, अभी उसकी एज है 30-31 इयर्स ऑफ एज है, उसने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया वनडे टेस्ट मैच से। बल्कि एज उसकी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वही बात है कि फोकस ज्यादा जो है वो T20 या T10 की तरफ जाता जा रहा है। तो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम बनता है कि इसको लिटरली सीरियसली रेगुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। जोगी बैठा बीन बजावे, दिल मेरे नू चैन ना आवे, दिल मेरे नू चैन ना आवे, नस पई सपनी रोवे सपेरा, आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाजो होया हनेरा, आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। वाह, क्या बात है। फजर हमारे साथ इस वक्त शो पे मौजूद हैं। फजर, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। बड़ा जबरदस्त आपने गाना गाया और बड़ी यूनिक आवाज है आपकी। थैंक यू। अच्छा, कब से गा रही हैं, कब से प्रैक्टिस कर रही हैं? मैंने शुरू तो किया था स्कूल में 6th ग्रेड में, मतलब एक नॉर्मल सा ऑडिशन था क्लास के लिए ही, और उसमें ही मैंने अपने सर को पहली दफ़ा गाना सुनाया था। ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बड़ी यूनिक आवाज़ है, जैसे आपने कहा। तो उन्होंने इसलिए कहा कि आपको मैं ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भेजना चाहता हूँ। ठीक है। तो तब से ही मैंने प्रैक्टिस शुरू की उनके साथ ही। मेरे सर रफाकत हुसैन स्कूल में, द सिटी स्कूल रावी कैंपस, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू की। फिर मैंने 6th ग्रेड में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए ऑडिशन दिया। अच्छा। पहली दफ़ा। कोई उसकी तैयारी नहीं थी? लेकिन तैयारी 1-2 हफ्ते की तैयारी थी सिर्फ, ज्यादा तैयारी नहीं थी। अच्छा। पहली दफा ही था। और 6वीं क्लास में थी आप उस टाइम? तो इतनी छोटी उम्र में कोई शौक था? पहले गाने सुनती थी या उस पर काम करती थी, सीखती थी किसी से? सीखती तो नहीं थी, 6th ग्रेड में तो नहीं सीखती थी, लेकिन गाने सुनने का शौक था। और इस तरह कोक स्टूडियो भी तब नया था, सीजन 2-3 चल रहा था, तो वो मैंने काफी सुना। मैंने वो सुन रही थी अली जफर का, कौन सा गाना है वो मैंने कोक स्टूडियो का गाना गाया, और वही मैंने सर को सुनाया था।
और फिर उसी के बाद उन्होंने मुझे ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के ऑडिशन के लिए भेजा। ठीक है, तो कैसा वो एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी नर्वस होती थी मैं पहले तो गाते हुए, स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और इस तरह ही जब मैं किसी के सामने होती थी सुर नहीं लगते थे, इस तरह का मसले होते थे, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस करती गई तो फिर मुझे स्टेज फियर मेरा ख़त्म हो गया और फिर इसी तरह फिर मैंने ऑल पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि बड़ी मुश्किल फील्ड है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर, गाना भी आसान नहीं है, फिर एक प्रेशर भी होता है आप पर, फैमिली का भी होता है, हमारा एक सोशल प्रेशर भी है जिसको हम निगेट तो नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स कितने सपोर्टिव रहे इसमें? पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। उन्होंने तो फुल कहा कि जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, और जिस फील्ड में तुम्हारे सर कहते हैं कि तुम अच्छी हो तो फिर क्यों नहीं करना। लेकिन ऑब्वियसली फैमिली और बाकी लोग जो है प्रेशर तो होता ही है। अच्छा। और आपने जिस तरह कहा कि लड़कियों पे ज़्यादा प्रेशर होता है, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है। ठीक है। तो अपने स्कूल में आप फिर इसीलिए फेमस हैं, जिस तरह ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आपकी मदर बता रही थी कि आपको जूनियर रेशमा कहा जाता है। जी 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 जी। अच्छा, तो फिर कैसा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है वो पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का? अच्छा लगता है जब लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं इस एबिलिटी को, और वो करते हैं, मतलब एनकरेज भी करते हैं, एनकरेज करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। और रेशमा जी के साथ भी वो मुझे जो रेशमा जूनियर कहते हैं, कंपेयर करते हैं, उनमें भी मुझे ज़्यादा बर्डन भी आ जाता है बंदे पे कि लोग बहुत बड़ा नाम है। जी, लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं इतने बड़े नाम से, तो आप पे ज़्यादा वो भी आ जाता है प्रेशर। ठीक है, चलें गाना फिर आपसे सुनते हैं, एक और गाना कोई सुना दे अपना फेवरेट कोई। मैं रेशमा जी का ही गाना सुनाती हूँ जो मैंने ऑल पाकिस्तान में पहली दफ़ा गाया। ठीक है, ज़रूर। एक तो सन मेरे पास नहीं रे, एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजी मिलन की कोई आस नहीं रे, दूजी मिलन की कोई आस नहीं रे। उस पर ये सावन आया, उस पर ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, 4 दिनां दा लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाह, क्या बात है। अच्छा, बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं जो लाइव इतना अच्छा गा लेते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं सुर में, ताल में कोई ना कोई मसला ज़रूर आ जाता है। आप लाइव इतना अच्छा गा रही हैं, अभी कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, मुझे ज़्यादा तो म्यूज़िक की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं है अभी, उसके बगैर आप इतना अच्छा गा रही हैं। तो जब इस तरह के तमाम इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होंगे तब तो मेरा ख्याल आवाज़ बड़ी निखर के और आती होगी। जी जी जी, बहुत। हम लोग के स्कूल में पूरा म्यूज़िक रूम है, पूरा सेटअप हुआ हुआ है, और ड्रम्स होती हैं, कीबोर्ड होता है, तो उसके बाद और आवाज़ जो है वो बेहतर। ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अब जिस तरह से आपको अगर कंपेयर करें रेशमा जी से, या हमारे पास जितने बड़े बड़े नाम थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, मैडम नूरजहां साहिबा थी, तो ये वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करते थे। क्योंकि म्यूज़िक में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली बेसिस पर कितने घंटे रियाज करते हैं। तो आपकी क्या रूटीन है? मेरी रियाज प्रॉपर उस्ताद के साथ तो स्कूल में ही तब होती है जब कोई इवेंट्स होते हैं और जिसमें मैंने परफॉर्म करना हो, लेकिन घर में जो मेरे पसंदीदा गाने होते हैं वो मैं वैसे ही गुनगुनाती रहती हूँ। ठीक है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है ये, गले का भी ख्याल रखना पड़ता है। जी जी जी, बहुत ख्याल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंगर्स के लिए। जी, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कोई आप इस तरह की चीज़ नहीं खा पी सकते जिनसे आपका गला, फॉर एग्जांपल कोका कोला और इस तरह की चीज़ें नहीं पी सकते ठंडी। ठीक है, तो अभी कोई ऑफर्स वगैरह आनी शुरू हुई हैं किसी कॉन्सर्ट के लिए, किसी ड्रामा के OST के लिए? किस प्लेटफॉर्म पे भी आप हैं? क्योंकि डिजिटल मीडिया अब हम सबके पास है, उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। और जिस तरह आपके जैसे क्लास फेलोज हैं वो आपके लिए बड़ा खुश होते होंगे, बड़ा प्राउड फील करते होंगे। जी, और मैंने जो है फन प्लैनेट का गाना गाया था, एक जो है वो प्लेटफॉर्म है उसका, और मैंने साथ शौकत खानम का जो सॉन्ग है वो भी रिक्रिएट किया था उनकी रिक्वेस्ट पे।
ठीक है। और जो है इस तरह ही इतनी ज़्यादा मतलब OSTs वगैरह की तो अभी नहीं ऑफर्स वगैरह आई, लेकिन मैंने पहले इंशाल्लाह इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे और जिस तरह का टैलेंट आपके पास है उसको मेरा ख्याल है मजीद उस पर काम होगा, मजीद बेहतरी उस पर आ जाएगी। अच्छा, अक्रॉस द बॉर्डर या इन पाकिस्तान कौन कौन से फेवरेट सिंगर्स हैं आपके? पाकिस्तान में तो आतिफ असलम मेरे फेवरेट हैं, उनकी वोकल रेंज बहुत ज़्यादा है। और अक्रॉस द बॉर्डर अरिजीत सिंह, उनकी बहुत वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स हैं उनके, तो इसीलिए। तो अरिजीत से या आतिफ से किसी से मुलाकात हो चुकी है? आतिफ असलम से मेरी हुई थी मुलाकात, बिल्कुल एक फैन मोमेंट था। अच्छा। और पार्क में किसी मतलब बाय चांस अचानक से मुलाकात हो गई थी, तो मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया था अपने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के सर्टिफिकेट के पीछे। और फिर उनको मैंने, मेरा ख्याल है कुछ सुनाया भी था, लेकिन उस वक्त बंदा बहुत नर्वस होता है तो इतना मतलब सही नहीं हो सका मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इंस्पिरेशन मतलब आतिफ से भी है कहीं ना कहीं आपकी। तो अभी क्या आप देख रही हैं इन फ्यूचर, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, किस चीज़ पर मजीद काम कर रही हैं? साथ साथ स्टडीज़ को कंटिन्यू करना, स्टडीज़ को मैनेज करना भी फिर बड़ा मुश्किल होता है। ओ लेवल्स जब मैंने शुरू किया था 10th ग्रेड, तो मैंने म्यूजिक से थोड़ी ब्रेक ले ली थी, क्योंकि मेरे CIs थे और CIs माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए, 6 A स्टार्स और 2 A's आए हैं मेरे, और मैं 100% स्कॉलरशिप पे कॉलेज कर रही हूँ अपना। लेकिन स्टडीज को मैनेज करना साथ साथ बहुत मुश्किल है। अभी अपकमिंग ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस आ रही है 2024 में, उसके लिए फिर तैयारियां की जा रही हैं। चलें फजर से फिर गाना सुनते हैं जाते जाते, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म। फजर तो मेरा जो फेवरेट प्रोजेक्ट है अपना, वो मैंने शौकत खानम का जो गाना रिक्रिएट किया था, मैं आपको वही सुना देती हूँ। मौसम बदलने से पहले गुलशन क्यों मुरझाए कोई, सूरज पिघलने से पहले राही क्यों सो जाए कोई, जितनी भी है उम्र मुमकिन क्यों उससे कम पाए कोई, चारा गरीबी